हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वैदिक सप्ताह के भाग 4 के तहत उसके आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इसमें ऋग वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था को बताया जाएगा। यानी कि ऋग वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। ठीक है। ऋग वैदिक काल में जीवन का मूलभूत आधार पशुपालन एवं कृषि था। हम लोग पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि जो आर्य जब इंडिया में आए थे, यानी भारत आए थे, तो उन लोगों ने अपने पशुओं के चारागाह के खोज में भारत आए थे। यानी कि पशुपालन उनका मुख्य धंधा था, कृषि उनका गौण धंधा था। ठीक है, इस बात को हम लोग नोट कर लेंगे। ऋग्वेद में गब एवं गबेती शब्द का प्रयोग चारागाह के लिए आया है। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि चारागाह किसके लिए? तो पशुओं के लिए। इसलिए सबसे पहले लोग चारागाह खोजेंगे। ठीक है। ऋग्वेद में गव्य एवं गवेती शब्द चारागाह के लिए प्रयुक्त हुआ है। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है। आर्यों की आर्थिक स्थिति का मूलाधार मूलाधार क्या था? पशु था। उनके जीवन का मूलाधार पशु था। पशु में भी जो गाय था ना, वो मुद्रा की भांति समझी जाती थी। अभी वर्तमान में क्या है? रुपया। भारतीय मुद्रा क्या है? रुपया। किसी भी चीज को नापने का, तौलने का होता है, उसकी कीमत तय करना होता है, तो हम रुपया में लगाते हैं। तो उस समय किसी वस्तु को खरीदना हो, बेचना हो, तो उसका जो दाम या कीमत लगाया जाता था वो गाय होता था। यानी गाय मुद्रा की मूल इकाई थी। ठीक है। अब जितनी भी उसके बाद लड़ाइयां होगी वो गाय के लिए होगी। सारी लड़ाइयां किसके लिए होगी? गाय के लिए होगी। क्योंकि जिसके पास जितनी गायें होती थी वो उतने अमीर समझे जाते थे। ठीक है। भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। हम नोट कर लेंगे, भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, उसमें पूरे समाज का अधिकार होता था। यानी कि सामूहिक अधिकार होता था, यानी समाजवाद था। भूमि पर कौन सी व्यवस्था था? समाजवाद। इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे तो यहाँ नोट करेंगे। ऋग्वेद में और भी जाति उभर के आएंगे। बढ़ई, दस्तकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार। ये तो शिल्प होंगे, अपने अपने काम में प्रांगत होंगे और अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। लेकिन इन सारे कामों में बढ़ई इन शिल्पियों का मुखिया होता था। ठीक है। बढ़ई इन सारे शिल्पियों का मुखिया होता था, जो इस सभी को रिप्रेजेंट करते थे अपने राजा के सामने। ठीक है। अब व्यापार, अब आते हैं हम लोग व्यापार। ऋग वैदिक काल में धातु शब्द का प्रयोग आया है, अयस का प्रयोग आया है, जैसे कि लोहित अयस। ठीक। उसके बाद कांस्य धातु। तो यहाँ पर लोहित अयस का मतलब हो जाएगा तांबा। तो ये लोग अयस के बारे में जानते तो थे, यानी इनको तकनीक की जानकारी तो थी, लेकिन व्यापार का साक्ष्य नहीं मिल पाता है, स्रोत। ठीक है। लेकिन व्यापार तो होते ही थे, बिना व्यापार का जिंदगी तो चलेगा नहीं, अर्थव्यवस्था चलेगी नहीं। तो व्यापार किसके हाथों में थे? पनी नामक लोगों के हाथों में थे। व्यापार का माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली, एक वस्तु दीजिए, उसके बदला में दूसरा वस्तु लीजिए। उसकी कीमत वही होती थी, न कि रुपया और गाय। ठीक है। जो बड़े बड़े सौदे किए जाते थे उसमें गाय को मुद्रा का इकाई माना जाता था। ऋग वैदिक काल में हमें किसी भी ऐसे कर्मचारी का पता नहीं चलता है, कर्मचारी का नाम नहीं आया है, जो टैक्स को इकट्ठा करता था, यानी कि कर संग्रह का काम करता था। ठीक है। अब प्रजा, तो राजा के पास टैक्स कहां से आएगा? तो प्रजा राजा को उसका अंश स्वेच्छा से, खुशी से देती थी। खुशी से, जिसका नाम बलि या चढ़ावा होता था। जिसके पास जो होता था राजा को ही उपहार में दिया करता था। इस काल में दास प्रत्यक्ष खेती के काम में या अन्य उत्पादक कार्यों में नहीं लगाए जा सकते। हमने पहले भी यह बात किया है आप लोगों से कि
हमारे यहाँ जो दास का पर्दा होगा कभी भी यूरोपीय सप्ताह की तरह नहीं होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री की तरह नहीं होगा। हमारे यहाँ दास को भी एक परिवार का एक समान जनक व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा, उसके साथ बुरा सलूक नहीं किया जाएगा। इसीलिए इसके साथ ऐसे भी उस समय खेती का काम तो ज्यादा होते नहीं थे, ठीक है। इसलिए दास के साथ यहाँ दास को अन्न उत्पादक कार्यों में एवं खेती के काम में प्रत्यक्ष रूप से नहीं लगाया जाएगा। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी प्रयोग किया गया है। किस चीज का प्रयोग किया गया है? निष्क का। यह सोने के आभूषण होते थे। क्या चीज? सोने के आभूषण, ठीक। अब एक बात और यहां हम भूल गए हैं, पनी। ये जो पनी होते थे, पनी, ये मवेशी चोर भी होते थे, ठीक है। बेक नॉट, शुद्ध कोट, ये पूछा गया सवाल है। बेक नॉट, जिसे हम लोग शुद्ध कोट कहते हैं, महाजन कहते हैं, वे ऋण दाता थे, यानी कि ऋण देने का काम करते हैं। हमारे अभी भी हमारे समाज में क्या है, हर गांव समाज में एक महाजन, हम लोग महाजन कहते हैं या सुदखोर भी कहते हैं। वो जरूरत पड़ने पर ऋण देते हैं, लेकिन वो ब्याज की दर उसका क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि को जोतने की शिक्षा, माने हल द्वारा भूमि को जोता जाए, इसकी शिक्षा सर्वप्रथम अश्विनों द्वारा दी गई थी। अश्विन जो थे ये आसमान के देवता थे, यानी कि आकाश के देवता, ठीक है। पशु ही संपत्ति का मुख्य अंग अमूलता दक्षिणा की वस्तु समझे जाते थे। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो पशु थे, जिसके पास जितने पशु होते थे वो उतने ही अमीर होते थे, उतने ही संपन्नवान समझे जाते थे। और यह गुरु दक्षिणा के रूप में पशु ही मांगते थे, ठीक है। लोग पनियों से डरते थे, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। व्यापार किसके अति में जंगल में था? पनियों के। तो लोग पनियों से क्यों डरते थे? क्योंकि वे मवेशियों के चोर होते थे, ये मवेशी को चुरा लेते थे, ठीक है। उसके साथ साथ यह पशु संपत्ति की दृष्टि से भी अत्यधिक समृद्ध थे, यानी कि इसके पास अधिक पशु की संख्या होती थी। इसलिए यह मवेशी के चोर होने पर भी चोर भी होते थे और व्यापारी तो थे। यानी कि देखा जाए तो विनिमय के साधन में, वस्तु विनिमय के साधन में मवेशी का चोर होना, जिससे साबित होता है कि उस समय किसका महत्व ज्यादा था मूल्य के रूप में? गाय का। किसी वस्तु की कीमत किससे मापी जाती थी? तो गाय, ठीक है। रई यानी कि संपत्ति की गणना मुख्यतः मवेशियों से ही की जाती थी, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। रई, उस समय संपत्ति को रई कहा जाता था कि गणना मुख्यतः मवेशियों से ही होती थी। किसके पास कितनी मवेशी है, जैसे आजकल होते हैं किसके पास कितने पैसे हैं या किसके पास कितनी जमीनें, उसी प्रकार उस समय मवेशी की संख्या के आधार पर लोग संपन्न समझे जाते थे। अब आते हैं घोड़ा। आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था, क्योंकि घोड़ा के और घोड़ा चलित रथ के कारण ही आज भारत में अपना पैर जमा पाए, ठीक है। तो घोड़ा उसके लिए क्या हो गया? इंपोर्टेंट, ज्यादा इंपोर्टेंट हो गया। अन्य जानवर भी थे, जैसे हाथी थे, ऊंट थे, बैल, भेड़, बकरी और कुत्ता, ठीक है। ऋग्वेद में एक ही अनाज एव यानी जौ का उल्लेख हुआ है। एक ही अनाज, इतने भी सोचने वाली बात है कि ऋग्वेद में कृषि का शब्द का उल्लेख, देखिएगा, ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख मात्र 24 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? मात्र 24 बार। ऋग्वेद में कृषि संबंधी प्रक्रिया से संबंधित उल्लेख
चतुर्थ मंडल में मिलता है, यानी कि ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद संहिता के मूल भाग कृषि के महत्व के केवल 3 ही शब्द प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऋग्वेद संहिता में जो कृषि के महत्व को दर्शाता है उसे 3 ही शब्द प्राप्त किए गए हैं। एक है उर्धर, दूसरा है धान, तीसरा है संपत्ति। उर्धर यह अनाज मापने वाला पात्र था, ठीक है, यानी कि मापना। धान अनाज को देख रहे हैं। संपत्ति का मतलब आप लोग जानते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, सिर्फ आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी दी है। कल हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन, ठीक है।